करीम सिद्दीकी को रिहा करो, मौलाना करीम सिद्दीकी को रिहा करो, मौलाना उमर कोटम को रिहा करो, मौलाना उमर कोटम को रिहा करो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोरोना के टाइम में समय निकालकर कोई एक सोशल कॉज के लिए एक्टिविस्ट बात आवाज उठाने आए, मैं सबका धन्यवाद करूंगा और हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा कि मैं लेट हो गया यहाँ पे आने से। फरीद भाई ने मुझे टाइम दिया था और मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया। मैं बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर अपनी बात रखूंगा कि मेरा खून खौलता है जब मैं ये तमाम मुद्दों की जो बात करने आए हैं, मेरा खून खौलता है जब मैं देखता हूँ कि दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया जाता है, एक का सर काट दिया जाता है। मेरा खून खौलता है मैं जब देखता हूं कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर गाड़ियों से उन्हें रौंद दिया जाता है मिनिस्टरों के बेटों के द्वारा। मेरा खून खौलता है जब मैं देखता हूं कि बॉब लिंचिंग के नाम पर बेगुनाहों को मार दिया जाता है। मैं खुश हूं, मैं प्राउड हूं मेरी मुंबई का कि आज भी मुंबई में ऐसे लोग जिंदा हैं जो इस मुद्दों पर आवाज उठाने को खड़े हैं। बात ये नहीं है कि हम आवाज उठा रहे हैं और आवाज वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी हमारे बोलने से, कि वहां पे योगी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वहां मोदी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। लेकिन बात यह है कि मीडिया जो है गूंगी बेरी हो गई है, मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गई है, मीडिया सच्चाई को दिखाती नहीं है। आज जब बहुत से लोग यहाँ से वहां यूपी में लोग जो किसान मर गए उनसे मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। अगर मीडिया अपना काम नहीं करेगी तो सोशल एक्टिविस्ट फरीद भाई जैसे, अमन कमेटी जैसे, हमारे जैसे सब आपके जैसे रोड पर उतरेंगे और आवाज उठाएंगे। मैं मुंबई पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्हें हमें परमिशन दी छोटा प्रोटेस्ट करने की। लेकिन बात यह है कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ जो पिछले 2, 2.5, 3 सालों से जब से मोदी का हुक्मरान स्टार्ट हुआ है, ये नहीं बंद हुआ तो अगली बार हम इसे बड़ा करेंगे। हमने एक बार करके दिखाया है जनवरी में, उससे भी बड़े तादाद में करेंगे। और एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने सोशल मीडिया पर, अपने मोहल्लों में इन चीजों के ऊपर बात करिए, बात फैलाइए। बातें बहुत है मेरे पास करने के लिए, बहुत से मेरे पास चीजें हैं शेयर करने के लिए, कुछ चीजें मुझे एक्सक्लूसिवली मालूम है, लेकिन मेरा समय का तगाजा लेते हुए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा। और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि उसूलों पर बात आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों और इस मुल्क से वफादारी रखने वाले सारे शुरकाए मजलिस, कई घंटों से ये गुफ्तगू जारी है यूपी के हालात पर, आसाम के हालात पर। अलग अलग मुकर्रिरीन ने पुरजोश अंदाज से गुफ्तगू की। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो आप भी सुने, जो डिपार्ट मौजूद है हुकूमत का वो भी सुने, और तमाम मज़ाहिब वाले इस बात को सुने और दोनों कान खोलकर सुने। मज़हब इस्लाम दुनिया के किसी खित्ते में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के किसी खित्ते में किसी भी इंसान को ज़ोर ज़बरदस्ती करके मज़हब में दाखिल करने पर न यकीन रखता है न उसकी इजाज़त देता है। फिर सुन लीजिए आप लोग, मज़हब इस्लाम, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी दूसरे मज़हब वाले पर दबाव डालकर मुसलमान बनने के लिए उसको मजबूर करने पर न यकीन रखता है, न इसका हुक्म देता है, न ऐसे शख्स का ईमान काबिल कबूल होगा। ये मैं इस्लाम का उसूल आपको बतला रहा हूँ। अगर मैंने किसी के गर्दन पर, कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर, सर पर तलवार रखकर, दबाव डालकर, पैसे की लालच देकर किसी को कलमा पढ़ाने की कोशिश की, न पढ़ने वाले का ईमान कबूल होगा, न पढ़ाने वाले को सवाब मिलेगा। ये कुरानी उसूल है, ला इकराह फिद्दीन। दुनिया इसको नोट कर ले। और अगर किसी को ये शुबा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने एक फर्द को, 2 फर्द को, 100, 200, 500 लोगों को लालच देकर, दबाव डालकर कलमा पढ़ाया है, तो क्या मौलाना उसको हर वक्त फांसी के फंदे में टांगे हुए हैं कि बोलना मत, तेरे गोली मार दूंगा? कहाँ है वो लोग? हिंदुस्तान के किस खित्ते में रहते हैं? उनकी जुबान किसने बंद की? ज्यादा है कि इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ 2 काम हो रहे हैं, ना तरक्की हो रही है, ना महंगाई दूर हो रही है, ना इंसानों का ख्याल किया जा रहा है। सिर्फ 2 काम हो रहे हैं। एक तो इलेक्शन पे इलेक्शन जीतने की तैयारी या एमएलए को खरीद कर दूसरे जगह सरकार बनाना, यानी एक पॉलिटिक्स हो रही है। और दूसरा हिंदू राष्ट्र की तैयारी हो रही है।
ये दो कामों की तफसीर है। अगर आप गौर करके देखें तो जिस तरीके से यूपी में जो तरीका अपनाया जा रहा है कि वहाँ के आम हिंदू भाइयों के जहन में मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ नफरत भर के मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को पोलराइज करके इलेक्शन जीतने की जो तैयारी हो रही है, जिसकी कड़ी है कि मौलाना उमर गौतम को अरेस्ट किया गया, एक बेकसूर आलिम दीन को जिन्होंने अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। दूसरे मौलाना करीम सिद्दीकी साहब, उनको मुझे मालूम है कि एक मरतबा उनके घर पे कुछ पुलिस ऑफिसर उनको इंक्वायरी करने के लिए गए थे। वो इंक्वायरी करने के बाद उन ऑफिसर को भी मौलाना करीम सिद्दीकी ने कुछ एक ईश्वर की बात बताई और ये कहा कि तुमको हम जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं। उनमें से कोई एक ऑफिसर बाद में आके कहा कि मौलाना साहब मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मौलाना करीम सिद्दीकी ने ना तो किसी को पैसा दिया है और ना ही मौलाना करीम सिद्दीकी ने कोई नक्सल चलाया है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा षड्यंत्र किया है। वो एक खुली हुई बात कहते हैं, जैसा कि हमारा अधिकार है, हमारे संविधान से मिला है हमको, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जिसमें कहा गया है कि हर शख्स को अपने मजहब की तब्दील करने की पूरी इजाजत है। मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश में जो खास तौर से योगी सरकार जो कर रही है वो सिर्फ ये कि यूपी के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना और वहाँ के हिंदू भाइयों को खुश करना। ये अलग बात है कि हिंदू भाइयों को भी गंगा की बहती हुई लाशें याद है। ये अलग बात है कि वहाँ के हिंदुओं को उस शमशान भूमि पे बेजली हुई लाशों को देखा है लोगों ने कि उनके घर वालों को किस तरीके से वहाँ पर तकलीफ पहुंची है। उन हिंदू भाइयों को यूपी को याद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हॉस्पिटल के अंदर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को कोविड की दवाएं नहीं मिली और लोगों ने अपने रिश्तेदारों को तड़पते को मरते हुए देखा है। लेकिन उस सारे ऐप को छुपाने के लिए करीम सिद्दीकी को गिरफ्तार करो। सारी दुनिया में तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, अफ्रीका में होते हैं, अमेरिका में होते हैं। अमेरिका में भी पुलिस वालों के हाथों जो है सियाह फाम जो है मारे जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जिस लगातार और जिस तवातुर के साथ ये काम हो रहा है तो उसका नतीजा ये हुआ है कि ये तशद्दुद और एंटी माइनॉरिटीज़ और एंटी दलित और एंटी विमेन जो हमारा जो इमेज बन रहा है सारी दुनिया में, वो इमेज जो है वो हमारे लिए कितना मुहलिक साबित हो रहा है इसका अंदाज़ा आपको शायद नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज की तारीख में दुबई, यूएई, कतार, इन ममालिक में बाइकॉट इंडिया का जो है कि एक मुहिम चल रही है। हैशटैग चल रहे हैं वहाँ पर कि हिंदुस्तान के माल का बाइकॉट करें, हिंदुस्तान का जो है माशी मुकाबला करें। ये जो चीज़ है ये हम लोगों के लिए बहुत ही फिक्र की हम रोक स्टेट का भाषा और माफ कीजिए हम किसी पार्टी की तरफ से यहाँ खड़े नहीं है, मगर जो विपक्ष के साथ जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में उसकी भी निंदा हमको हर नागरिक को करनी चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी विपक्ष हो। एक जमाना था 1975 में, हम लोग तब 15, 16, 17 साल के थे जब आपातकाल हुआ, इमरजेंसी हुआ, तब तो जनसंघ आरएसएस के साथ लेफ्ट भी बैठा था जेलों में, तो उस वक्त भी विपक्ष का हमने साथ दिया था। और आज भी मैं कहती हूँ विपक्ष जो भी है उसका साथ हमको देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार चाहती है कि विपक्ष मुक्त भारत, वो भारत के लोकतांत्रिक नहीं। और मुझे लगता है ये बात भी हमें नागरिकों को कहनी चाहिए, कोई भी पार्टी से हम हो या न हो, व्यक्तिगत स्तर पे, सामूहिक स्तर पे कहना चाहिए कि विपक्ष को जिस देश में आवाज नहीं होगा वो देश लोकतांत्रिक जमहूरियत नहीं रह सकता। और इसीलिए 45 लाख सरकार को देने पड़े हमारे किसान भाइयों को, जो हमारे सिख किसान भाई, ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ सांप्रदायिकता की बात है, फिरका परस्ती की बात है, यहाँ पे भी जहर उगालने का काम हुआ है खालिस्तानी वगैरह कह के। हमारे जो आसाम में भाई इविक्ट करने की कोशिश की गैर कानूनी तरीके से दरंग में, और ये पहली बार नहीं हुआ है, वो भी हमारे किसान भाई है, वो भी छोटे कल्टिवेटर है आसाम के, जो 4 जमीन पे वो लोग अपनी खेतीबाड़ी करते हैं। हो सकता है वो मुसलमान हो सकता है वो बंगाली हो सकता है वो राजवंशी हो, 4 धर्म अपनी जगह पे, व्यवस्था उनका वेतन जो है वो किसान है। तो मुझे लगता है कि किसान समूहों को भी उनका साथ देना चाहिए, किसान संगठनों को भी आसाम का साथ देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान होते हुए भी, बंगाली हिंदू होते हुए लोग ना भाई की प्रोटेस्ट का भी तो दौर नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों के अंदर बहुत पुरान थी हमारे लोगों में, तो इसलिए हमने खास धीरे हमारे खास तबका है उनको बुला के हमारी आवाम जो है बहुत बेचैन थी कि हालात हो रहे क्या करें, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एकदम सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट रखा है। तो हमारे प्रोटेस्ट लाख आदमी से नीचे नहीं होते हैं, तो इंशाल्लाह भी अगर मोदी जी हमारी बात नहीं उन तक नहीं पहुँचेगी तो जब लॉकडाउन पूरा खुल जाएगा तो इंशाल्लाह हम आदत भर के दिखाएंगे अल्लाह इंशाल्लाह। हमारे साथ 18 से 20 संसद थी अलग अलग।
समझे ना। और मेन जो बड़ी संस्था इसमें है हमारी जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है, अमन कमेटी है, और उलमा काउंसिल उलमा बोर्ड है, और हमारी वुमेन्स फॉर पीस एंड जस्टिस है। ऐसी जो एकदम परमानेंट जो है हमारी एक तंजीमें, दिल्ली काउंसिल थी, हमारी हिंदुस्तान की हुआ है खिलाफत हाउस के जो है खिलाफत हाउस के चेयरमैन सरफराज साहब वो साथ में थे हमारे इसमें। आज ये तो अभी देखिए वहाँ तो नंगा नाच चल रहा है यूपी में, मतलब किसी की सुन ही नहीं रहे। अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा जालिम हो गए लोग हो गए। अभी उनको होश के ज़मान इन्हें समझ लेना पड़ेगा, होश के लाखों लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अभी 2-4 दिन में जो उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, मर्डर करके वो सेटलमेंट हमारा हो गया है। 45-15 लाख में एक लाख के लोगों ने कीमत लगा दी। ये समझ में नहीं आ रहा। अभी आज मालूम पड़ा कि वापस से लोगों ने अभी उसका FIR में नाम आया, तो अभी उसको शायद कल अरेस्ट होगा। वो जो उनका अजय मिश्रा का लड़का है, कल शायद अरेस्ट होने के चांसेस दिख रहे, तो करना ही पड़ेगा। अब इंसाफ करोगे और लोग सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करते हैं, तो एक करके दिखा। अभी तक 7 साल में सिर्फ ओरली उन्होंने कहा, मुँह ज़बानी कहा है, अब तक कोई भी चीज़ उनका ओरली कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। अभी भी मौका है, उनके पास 3 साल 3.5 साल है, अभी तौबा कर ले हमारी मौजूदी। और ये जो समझते गंदी सियासत खत्म हो गई, अभी काटम खुदी के लोगों को नफसा नफसी करा के आपस में हिंदू मुस्लिम को दूर करना, क्रिश्चन को दूर करना, सिखों को दूर करना, ये पूरा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हर अलग अलग कौम के फूलों का बना हुआ। इसको कोई भी किसी ने तोड़ने को, अंग्रेज़ों का आपकी जो अंग्रेज़ों वाली चाल आपकी स्टाइल में थोड़ी कामयाब हुई 2014 में, लेकिन अब हमारा हिंदुस्तान का हर एक भारतीय समझ गया है, अब ये कामयाब नहीं होगी इंशाल्लाह। अब उनको अपनी कलीम सिद्दीकी हमने कहा ना, वो एक इससे धार्मिक गुरु हमारे हैं और एक परमानेंट बड़े एक अच्छे उसके रूप में काम कर रहे हैं। मतलब सामाजिक गुरु है, खाली मुसलमानों के नहीं, तमाम मज़हब के लोगों के साथ उनका मिलना जुलना है और सिर्फ मानवता की इंसानियत की बात करते हैं। और उनके अकाउंट में से जो 1-1.5 करोड़ मिला है, उनके अकाउंट में मिला है, तो अकाउंट में कहाँ से आया उनको? आज हमारा हिंदुस्तान का कानून, अगर किसी को लगता है किसी का गलत पैसा है तो उसको पहले नोटिस दिया जाता है, भाई तेरे अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, तो सवाल जवाब किया जाता है। इतने बड़े जो एक काना एक समाज के एक बड़े धार्मिक गुरु है, उनको एक चोर की तरह, डाकू की तरह रास्ते से उठाया जाता है, एक जगह नमाज पढ़ने रुकते हुए सफ़र में उनको वहाँ से उठा लिया जाता है और ATS के थ्रू उठाया जाता है। ये कोई भागना डाकू थे, कोई टेररिस्ट थे, क्या थे? नहीं, ये 22 का इलेक्शन के लिए उन्होंने सब उनके अलग अलग पत्ते खोले थे, सब पत्ते उनके फेल जा रहे हैं। और जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी तो समझे उनका फेल हो गया, मर गए लोग, तो समझे एक्सीडेंट करके बच जाएंगे। वो हमारे मालिक को क्या करम, मतलब हमारे किसान शहीद हो गए बेचारे, अब उनमें फंसी है। तो टिकट जीबी को सेटलमेंट के चक्कर में उनका चलेगी नहीं। यहाँ पे हमारे किसान देख रहा है, वो कोई सेटलमेंट ठीक है, वो मुआवजा दिला के कुछ किसानों के गरीबों के उनका घर चल जाएगा, ठीक है।